Hello dear, how are you? Fine. I am also fine. हाँ भी आज का टॉपिक क्या था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सामान्य बोलचाल की भाषा में यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? इसके पहले कौन सा टॉपिक हमने पढ़ाया था? हाँ, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया था. लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ाया था? लॉ ऑफ डिमांड में मैंने पढ़ाया था कि when other thing remain constant, if price of commodity increases, as a result quantity demanded decreases. हाँ, बिल्कुल सही. And when price of commodity decreases, quantity demanded increases. हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि जब अदर फैक्टर कांस्टेंट हो और प्राइस ऑफ कमोडिटी घट रही है, एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीजेज. एंड व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज, एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड व्हाट? क्या? डिक्रीजेज. हाँ, बिल्कुल सही. अब देखो क्या इसमें हमने पाया कि प्राइस के साथ जो एरो बना हुआ है और क्वांटिटी डिमांडेड के साथ जो एरो बना हुआ है कैसा है? एक का साइन नीचे है तो दूसरे का ऊपर. हाँ, एक का ऊपर है तो दूसरे का भाई नीचे है. मैंने आप लोग को शुरू में ही बतलाया था. क्या बतलाया था? हाँ, जब एक एरो ऊपर हो उसके साथ दूसरा भी एरो ऊपर हो तो क्या होता है? तो ये एक एरो ऊपर है, दूसरा भी ऊपर है, एक नीचे है, दूसरा भी नीचे है. तो जब दो वेरिएबल के डायरेक्शन एक ही दिशा में हो तो उसको कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप. क्या कहते हैं? पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं भाई. और जब एक का डायरेक्शन ऊपर है, दूसरे का नीचे है, एक का नीचे है, दूसरे का ऊपर है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप. करते क्या कहते हैं? नेगेटिव. तो ये लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइस के घटने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड घटती है. हाँ, बिल्कुल सही बोलोगे. अब इसमें हमने ये कल बताया था कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा और जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा. लेकिन कितना घटेगा, कितना बढ़ेगा आपको मैंने बताया था भाई? नहीं बताया था ना. हमने बस यही कहा था कि प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटेगी. लेकिन कितना डिमांड घटेगा बताया था? नहीं. हाँ भाई, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा. तो आज वही टॉपिक मैं लेकर आया हूं आप लोग के सामने कि मैं आपको ये बताऊंगा कि एक के घटने से या बढ़ने से दूसरे पर जो इफेक्ट पड़ेगा कितना पड़ेगा, तो उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक? क्या? हाँ, इसको हमने क्या बताया था? हाँ भाई, आपकी बात सही है. मैंने बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है. तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट था ये. ठीक? ये बताता है, डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता. कौन? लॉ ऑफ डिमांड. ठीक? जब हमें जरूरत पड़ेगी मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की तो होगी बात, लेकिन मैग्नीट्यूड की जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी. क्या पढ़ेंगे? इलास्टिसिटी. अब देखिए भाई क्या चीज है. हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करना हो तो इसका जो बेसिक डेफिनेशन होगा, भाई ध्यान से सुनिए. क्या नाम आपका? हाँ, सिद्धार्थ. अच्छा भाई, चलिए सिद्धार्थ जी,
ध्यान से सुनिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसका बेसिक जो डेफिनेशन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्यों डिफाइन करना हो, समझ में आया? मुकेश, मैं आपको बता रहा हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट। क्यों भाई, मैंने क्यों यहां पर इट्स डिटर्मिनेंट वर्ड यूज किया? इसलिए कि डिमांड जो है एक ही चीज से नहीं घटता है, बढ़ता है, कई फैक्टर होते हैं। हाँ, क्या क्या? हाँ, प्राइस होता है, और क्या होता है? रिलेटेड गुड्स, उसमें क्या क्या बताया था? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। बहुत अच्छा। और भी कुछ बताया था भाई? स्मिता तुम बोलो, क्या बताया था? कंज्यूमर्स इनकम होता है, और बोलो। हाँ देखो, वो लड़की बोल रही है, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अच्छा, मोनिका। क्या बताया था? तो मैंने बताया था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बताया था। बहुत अच्छी बात है भाई। तो इसलिए मैं किसी एक का नाम ना लेकर के मैंने ये कहा आप लोगों से कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू क्या? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट। अब आता है कि सपोज कीजिए ये जो डिमांड है, हम यहां पे क्यों 3 फैक्टर को लेकर चलेंगे। कौन कौन सा? एक प्राइस को मान लेंगे कि प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ रही है, घट रही है। दूसरा ये मान के चलेंगे कि कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने से या घटने से डिमांड बढ़ रही है, घट रही है। और तीसरा ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर जो रिलेटेड गुड्स है, कौन कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और हाँ सब्स्टिट्यूट गुड्स। समझ में आता है पिछले क्लास में? तभी तो बोल रही हो। हाँ, ऐसे ही बोला करो। तो ये है कि जहां पर एक गुड्स की प्राइस घटती है या बढ़ती है, उसका इफेक्ट दूसरे पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉस डिमांड कहते हैं। इसलिए यहां पर हम लोग कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहां पर भाई जान लो, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीके का होता है। पहला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया? ये 3 तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन सा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड भाई स्मिता बोलोगी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितने डिमांड हुए? 3। हाँ, नहीं पहले पढ़ा था। किस ग्रुप से हो? कॉमर्स ग्रुप में ही था। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं आपको तो 0 से बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि आप जो है कॉमर्स सिस्टम को तभी समझेंगे। आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है ना, आप पूरा समझ जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे। ये 3 जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसको हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। और सबके जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होते हैं भाई? हाँ बोलो, क्या होता है? तीनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, एक ही नहीं है भाई। ये मत समझना कि ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये सब एक है, नहीं, अलग अलग है। यहां पर जब डिमांड प्राइस के घटने से या बढ़ने से प्रभावित होती है, उसको कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब इनकम के चलते होगा, उसको कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जब एक ही गुड्स के प्राइस के घटने से या बढ़ने से होगा, तो उसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बिल्कुल सही। तो इस समय हम लोग पहले टॉपिक को लेते हैं, वो क्या भाई? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कैसे इसको डिफाइन करेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू क्या? रिस्पॉन्सिवनेस
चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इट्स प्राइस। जब उसी गुड्स के प्राइस में कमी हो या वृद्धि हो, जो भी हो, उसके चलते डिमांड पर जो प्रभाव पड़ेगा उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या लिखा गया भाई? रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इट्स प्राइस। सिद्धार्थ समझ में आ रहा बाबू? बिल्कुल सही। क्या है इसका मतलब हुआ? इसका जो नोटेशन होता है वो क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? ईडी से। किससे करते हैं? ईडी। इसको लिख देना भाई ईडी। क्या क्या बोलो? ईपी। चलो भाई, और इसको ईपी भी लिखा जाता है। जानते हो क्यों? ईडी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ईपी का मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों का मतलब क्या भाई? बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है इसका। अब ये बराबर होता है माइनस। ये साइन माइनस से क्यों यूज करते हैं? अभी कुछ दिन पहले जो मैंने आपको एक लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट बताया था, तो बताया था कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? अरे भाई बोलोगे? क्या नाम है? रेनू। हाँ बोलो रेनू। क्या है? हमने ये बताया था कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो रहा था? घट रहा था। और प्राइस घट रहा था तो डिमांड बढ़ रहा था। तो उसको मैंने क्या कहा था? कौन सा रिलेशन था? भाई क्यों हंस रही हो? क्या रिलेशन था? रिलेशन था माइनस का था। क्या था? माइनस का। तो उस माइनस में क्या? यहां पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पर साइन क्या होगा? क्योंकि यहां पर जो डिमांड है वह किसके साथ? प्राइस के साथ है। और दोनों में कैसा रिलेशन होता है? अरे भाई लास्ट वाले बोलो, लास्ट वाले। हाँ आपको ही मैं कह रहा हूं, दोनों में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव होता है। इसलिए साइन क्या है? माइनस का। यहां लिखोगे न्यूमरेटर क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। आपके सीपीटी एग्जाम में, भाई सीपीटी नहीं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, आप जहां चाहो यूज कर लीजिए। नहीं कि मैं सीपीटी की बात कर रहा हूं, जहां पर भी चाहो इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। ईडी और ईपी इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालते भाई? परसेंटेज निकालने का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दे रहा हूं अभी। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है, मौसम आजकल गर्म है, एसी चल रहा, फिर भी देख रहे हो क्या हाल है मौसम का? वोल्टेज आएगा तभी तो एसी भी जो है अच्छा पावर देगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ईडी और ईपी, अब इसको हम परसेंटेज में जो निकालना होता है कैसे करते हैं? सपोज करो बाबू कि कल प्राइस थी कितनी? P0 और क्वांटिटी कितनी थी? तो Q0। जब प्राइस P0 है तो क्वांटिटी डिमांडेड Q0। इसका मतलब कि जो इनिशियल प्राइस होता है उसको हम लोग जीरो डिनोट करेंगे। किससे? P0 से। और उसके एवज में, उसके प्रभाव से क्वांटिटी जो होगा उसको कहेंगे Q0। क्या कहते हैं? Q0। अब प्राइस जो है बढ़ गया या घट गया, जो भी हो, मान लो प्राइस घट गया तो प्राइस क्या हो गया भाई? P डैश हो गया। और क्वांटिटी क्या होगा? ये भी चेंज होता है, इसको हम क्या कर देंगे? Q डैश कहेंगे। जब भी हमको परसेंटेज निकालना होगा तो परसेंटेज का सिंपल सा मैं आप लोगों को टेक्निक बता रहा हूं।
हाँ भाई यही यूज करना, कहीं दूसरा ये नहीं कि मैं तो बहुत बड़ा वो कोई मैं आपके सामने जो है डेरिवेशन करने जा रहा हूं या फार्मूला, नहीं, बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है। अभी बस देख लोगे तुमको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। अरे भाई क्या नाम तुम्हारा? अच्छा क्या? आकाश, गुड। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज इज इक्वल टू करेंट वैल्यू माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। इसको कहते हैं, इससे परसेंटेज निकल जाएगा। यानी करेंट का मतलब क्या हुआ? आप क्वांटिटी निकालना चाहते हो ना, तो करेंट क्वांटिटी हो जाएगा Q डैश, इनिशियल क्या हो जाएगा Q0 अपॉन इनिशियल Q0 इंटू 100। ठीक है भाई, प्राइस निकालना चाहते हो तो जो मैं Q डैश बता रहा था वहां पे क्या कर दोगे? P डैश कर दोगे, और इनिशियल की जगह पे क्या हो जाएगा? P0 अपॉन इनिशियल क्या हो जाएगा? P0 इंटू 100 निकल जाएगा। तो हाँ, इसी को बताने जा रहा हूं। अब जो इसको आप इस फॉर्म में लिखोगे तो ये होगा ED इज इक्वल टू माइनस Q डैश माइनस Q0 अपॉन Q0 इंटू 100। ये किसके बराबर हुआ? ये जो परसेंटेज चेंज है ना इन क्वांटिटी डिमांड, उसकी जगह पर इतना लिख दोगे अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इसके लिए हो जाएगा P डैश माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। समझ में आ रहा? 100 से 100 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, हम 6-7 में पढ़ा करते थे भाई, आप लोग भी पढ़े हुए हैं, A अपॉन B अपॉन C अपॉन D, ये बराबर होता है A इंटू D के अपॉन B इंटू C के। यानी कि A अपॉन B न्यूमरेटर भी जो है फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है, तो ये बराबर होगा फर्स्ट इंटू 4 सेकेंड इंटू थर्ड। तो क्या हो जाएगा? A इंटू D अपॉन B इंटू C। इसको क्या लिखोगे भाई? तो यहां लिख देना माइनस Q डैश माइनस Q0 अपॉन P डैश माइनस P0 इंटू P0 अपॉन Q0। रेनू समझ में आ रहा ना? हाँ बाबू, इसको याद रखना। देखो इस पे जो है कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। हाँ, मैं मेथड बताऊंगा कि कौन से मेथड से करना है, वो लिखा रहेगा क्वेश्चन आएगा किस मेथड से करना है, लेकिन फॉर्मूला तो याद रखोगी ना? हाँ, आया था क्वेश्चन पिछले बार सीपीटी में। हाँ, ये हाँ ऐसे ही करना है। कैसे तुमको मालूम? फर्स्ट टाइम दे रहे हो एग्जाम? अच्छा, स्कैनर में पढ़ा था, गुड। अब Q डैश माइनस Q0 करंट माइनस इनिशियल जब करते हैं, अरे भाई सिद्धार्थ मुस्कुरा रहे, क्या बात है? अच्छा ठीक है भाई, चलो। Q डैश माइनस Q0 जब करंट में से इनिशियल को घटाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? चेंज करते हैं। और चेंज का साइन क्या होता है भाई? डेल्टा। ऐसे बनाते हैं, Q अपॉन प्राइस में चेंज हो रहा है तो क्या लिखोगे? डेल्टा P इंटू P0 अपॉन Q0। ये दो फॉर्मूला भाई ED, एक ये है। इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको जो है जब करोगे तो यदि ऐसे लिखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? परसेंटेज। क्या कहते हैं इसको? परसेंटेज। और जब इसको ऐसे लिखा जाए तो इसको कहा जाएगा प्रोपोर्शनेट। क्या कहते हैं इसको? प्रोपोर्शनेट। अब तो मैंने आपको ये समझा दिया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कैसे करते हैं? हाँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कैसे करते हैं? तो मेजर करने के लिए कई मेथड है भाई। लिखोगे इसको? लिख लो। अच्छा हट जा रहा है, लिखो। क्या दिक्कत है? अच्छा, इसमें नहीं समझ में आ रहा। देखो, जब ऐसे लिखा है, ये ऊपर में जो पोर्शन है इन्यूमरेटर, वो इसका वैल्यू है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड करते बेटा, तो उसको लिखते हैं कि करेंट क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी अपॉन
क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो करेंट प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस अपॉन P0। ठीक, परसेंटेज चूंकि यहां पे है तो परसेंटेज के लिए क्या साइन होता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर, रेनू तुम ही पूछी हो ना। हाँ, 100 से 100 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, Q डैश माइनस Q0 अपॉन Q0, यानी न्यूमरेटर का फ्रैक्शन हुआ। ये जो है डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है P डैश माइनस P0 अपॉन P0। तो ये फॉर्मूला एक होता है, याद रखो, A अपॉन B अपॉन जो डिनोमिनेटर वो भी फ्रैक्शन में है C अपॉन D है, तो वो बराबर होगा A इंटू D अपॉन B इंटू C के। पढ़ा था किस क्लास में, तो 6 में ही था। चलो ठीक है भाई, हमको तो जो है पढ़े ज्यादा दिन हुआ, लेकिन ये फॉर्मूला होता है। उसी को मैंने यहां पे किया कि हमने बताया कि पहले का चौथे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला क्या है, Q डैश माइनस Q0 पहला है, चौथा क्या है P0। तो देखो पहला इंटू चौथा। ठीक, फिर क्या है, हमने बताया कि दूसरे का मल्टीप्लाई तीसरे के साथ करते हैं। तो दूसरा वाला क्या है, Q0 ये रहा, और उसके साथ कौन सा है, P डैश माइनस P0। देखो ये वाला पोर्शन यहां पर हो गया। ठीक, ये जो लिखा गया डेल्टा, करेंट वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को घटाते हैं, उसके लिए साइन होता है डेल्टा, चेंज करते हैं इसको। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। यहां पर किसमें चेंज हुआ, तो क्वांटिटी में, तो लिखा डेल्टा Q, चेंज इन क्वांटिटी, अपॉन यहां पर करेंट प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस, यानी कि हो जाएगा डेल्टा। क्या होगा भाई, हाँ भाई ध्यान से सुन लो, यहां पे करंट में से जो इनिशियल घटाओगे, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या चीज पढ़े हो छोड़ दो, दिमाग से उसको प्रेस करो। अब ये देखो कि इसका एग्जैक्ट यही है, आपका एक भी पॉइंट कहीं पर भी गलत नहीं होगा। आप सिस्टमेटिक चलोगे ना, आप वैल्यू रखते जाओ, रिजल्ट अपने आप आएगा। आप ये नहीं कहो ये मान लिया तो वो माने, कुछ नहीं, आप बस ऐसे करो। हम लोग ये साइन यूज किए हैं, अपने मन से मैंने नहीं किया, जो इसका कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड का, उसके हिसाब से चलना है। ठीक, हाँ भाई, कई किताबों में इस साइन को इग्नोर कर दिया, आप इग्नोर मत करिए, ये अपने आप इग्नोर हो जाएगा। एक होता है कि साइन है लेकिन उसको हमने जबरदस्ती क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है स्मिता, यहां पर बेटा तुमको अपने मन से जो है मत करो, इसको सिस्टमेटिक चलो, अपने आप साइन क्या हो जाएगा चल करके, मैं बता दूंगा आप लोग को, देखना कि कैसे होगा। हाँ पिछले बार, हाँ बिल्कुल सही। अब देखो, अब मिटा देना, चलो ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए कितने मेथड हैं। ठीक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए जो भी मेथड्स हैं, उसमें पहला जो आता है उसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। जो सेकंड मेथड होता है उसको हम लोग कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। जो थर्ड मेथड होता है उसको कहा जाता है पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। और जो फोर्थ होता है उसको कहा जाता है आर्क मेथड। क्या कहते हैं इसको, आर्क मेथड। ये चार मेथड है। कितने मेथड है, चार मेथड है। जो ये चार मेथड है उसमें से पहले मेथड को तो मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाते समय ही एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। हाँ क्या चीज, हाँ जो लिखा गया था कि ईडी इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो इसका मतलब हो गया वो परसेंटेज हो गया, बस उतने के लिए यदि लिखा गया तो वो होगा परसेंटेज मेथड। और जो प्रोपोर्शनेट मेथड और करते हैं, तो जब उसी को हमने सॉल्व किया था, अभी इसके पहले हमने लिखा था, जो अभी हमने
यहां से मिटाया है, तो लिखा था कि Q डैश माइनस Q0 अपॉन P डैश माइनस P0 इंटू P0 अपॉन Q0, ये लिखा था ना, वैसे लिखा जाएगा। इसका मतलब हुआ वो क्या है, प्रोपोर्शनल मेथड। तुम्हारे बगल में जो क्या पूछ रही हो, हाँ जो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P था ना, हाँ ED इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P0 अपॉन Q0 था, उसको भी क्या कहते हैं, हाँ उसको भी प्रोपोर्शनल कहते हैं बेटा। दोनों क्या है, दोनों एक ही था। यानी कि ये जो हम लोग पढ़ चुके, तो दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत है, पढ़ा दें कि रहने दें, ठीक है छोड़ दे रहे भाई। अब हम लोग को पढ़ना है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, और तीसरा एक पढ़ना है आर्क मेथड। ये तो बहुत आसान था भाई, इसमें कहीं पर भी डिग्री की चर्चा हम लोगों ने नहीं किया, आया भी नहीं। लेकिन अब जब हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले मेथड बात करें, या पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड की बात करें, या आर्क मेथड की बात करेंगे, तो उसमें मैं बार बार जो है इलास्टिक, इन इलास्टिक, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, ये मैं यूज करूंगा। तो पूछोगे सर ये क्या है, इसका मतलब हुआ उसको कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं सिद्धार्थ, हाँ डिग्री कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, नहीं पढ़ाया मैंने, मैं कह तो रहा हूं कि मैंने उसको नहीं पढ़ाया है, लेकिन यहां पर आएगा। तो अब जब ये मेथड पढ़ना हम लोग शुरू करें, तो इसके पहले जरूरी है कि हम लोग उस डिग्री को पढ़ लें, हाँ कि जो डिग्री कितने होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए जो हम लोग डिग्री यूज करेंगे, तो उसको हाँ लिखो, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले हम उसको पढ़ लें, उसके बाद से क्या करेंगे, हाँ उसके बाद से जो है हम लोग मेथड बात करेंगे, ठीक ना। चलो हाँ, डिग्री ऑफ लिखो, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या लिखा, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, ये जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, ये 5 तरीके का होता है। देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नोट करो, देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये समझ में आ रहा हूं तुमको, हाँ ध्यान से लिखो बेटा, तुमको बहुत काम आएगा ये। फर्स्ट होता है, सीक्वेंस में लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लोग लिखिएगा। इसके पीछे जो रीजन है मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्यों मैंने ऐसे लिखा। फर्स्ट पॉइंट लिखना, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड और इसी को हम लोग कहते हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक डिमांड। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ED इज इक्वल टू 0। जब परफेक्टली इन इलास्टिक कहा जाए या कंप्लीटली इन इलास्टिक कहा जाए, तो इसका मतलब हुआ, हाँ स्मिता बोलो, ठीक है, ED इज इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट है हाईली इन इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, और इसी को कहते हैं लेस इलास्टिक, नहीं इन इलास्टिक नहीं, लेस इलास्टिक लिखो, लेस इलास्टिक डिमांड